देखिए, जिस इलाके में वोटिंग होनी है, सीमांचल खासतौर पर जहां मैं मौजूद हूं, जहां मैं घूम रहा हूं, उस इलाके की अगर बात करें तो यहां एक बड़ा मुद्दा मुसलमान है और मुसलमानों को रिझाने की पूरी कोशिश की गई, क्योंकि सीमांचल की 24 सीटें बहुत अहम है। पहले चरण की वोटिंग में एक आधा फैसला तो हुआ, लेकिन बाकी का फैसला दूसरे चरण में होगा और इसी फैसले से तय होगा, इसी वोटिंग से तय होगा सरकार किसकी बनने जा रही है। इसलिए सभी ने सीमांचल में ताकत झोंकी। अररिया में सीएम योगी आदित्यनाथ की आज दो जनसभाएं थी। आप समझिए, सीएम योगी की 2 जनसभाएं सिर्फ अररिया में, तो इसका मतलब साफ है। पूर्णिया में रोड शो करते हैं गृह मंत्री अमित शाह, वहां पर जनसभा करते हैं और सीधे सीधे कहते हैं कि घुसपैठिया एक बड़ा मुद्दा है सीमांचल में। ओवैसी हेलीकॉप्टर से पूरा सीमांचल नापते हैं और जहां जहां जाते हैं मुसलमानों को एक ही बात कहते हैं कि साहब 17% मुसलमान हैं, लेकिन उन्हें दरी बिछाने के लिए इस्तेमाल किया गया, वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया गया। ऐसे में जरूरी है कि मुसलमान अपनी लीडरशिप तैयार करे। तो साफ तौर पर अपने वोट बैंक को रिझाने की कोशिश सबने की है, लेकिन 4 बड़े मुद्दे जो हमें समझ में आया पहले चरण में भी और दूसरे चरण में भी। दूसरे चरण में जरूर एम फैक्टर है, ओवैसी फैक्टर है, मुस्लिम फैक्टर है, लेकिन 4 बड़े मुद्दे जंगल राज है, विकास है, सुशासन, रोजगार है और एक बड़ा मुद्दा जो चर्चा से दूर है लेकिन वही तय करेगा सलोनी, महिलाएं बड़ी संख्या में वोट करने के लिए निकल रही हैं और जो 10,000 रुपए वाला अकाउंट में जो गया है पैसा, उसका बड़ा इफेक्ट ग्राउंड पर हम देख रहे हैं। महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है वोटिंग सेंटर पर। महिलाएं एग्रेसिव होकर वोट कर रही हैं और महिलाएं साइलेंट वोटर मानी जाती हैं। इनकी बात आप सुनेंगे नहीं, लेकिन इनके वोट का फैसला तय करता है सरकार किसकी बनेगी। और अब तक सरकार जितनी भी बनी है, ठीक है सुमित, आप बता रहे हैं कि महिलाएं बहुत कुछ तय करें और देखिए महिलाएं खुश हैं। जो 10,000 आए हैं अकाउंट में, रोजगार की जो आशा जगी है उससे कहीं ना कहीं उम्मीद बनती दिख रही है। और हमारे साथ सागर भी जुड़े हुए हैं। सागर, आप औरंगाबाद में हैं, वहां भी आपने बहुत लोगों से बात की होगी। जो महिलाएं हैं वो चुप रहती हैं, जो सुमित भी कह रहे हैं साइलेंट वोटर्स हैं, निकल बड़ी संख्या में रही हैं और जीविका दीदियों ने जो काम किया है, आंगनबाड़ी दीदियों ने जो काम किया, उससे जुड़ाव का बड़ा असर हुआ है। आप क्या कहते हैं? सागर, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? चलिए, सागर से संपर्क नहीं हो पा रहा, अमृत का रुख कर लेते हैं। अमृत, आप कहां पर मौजूद है, वहां क्या मिजाज है, जरा बताइए। प्रचार खत्म हो गया? बिल्कुल बिल्कुल सही सवाल सही वक्त पर पूछा है आपने। आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि अब चुनाव प्रचार का शोर थम गया है, जैसा आपने भी इससे पहले कहा, और अब खाली कुर्सियां यहां पर हैं और जो पंडाल लगाए गए थे अब उसमें बांस बल्लियां बची हैं। यानी अब जो है ये प्रचार के बाद की तस्वीर है, ये वो हकीकत है जहां अब आम जनता सियासतदानों की किस्मत का फैसला करने वाली है। ये आत्म मंथन का वक्त है, ये विचार करने का वक्त है, आम जनता विचार कर रही है। कल देखना होगा क्या कुछ चीजें निकलती हैं। हालांकि अभी अगर आज हम बात कर रहे हैं शाम के 5 बजे के बाद, तो सबसे अहम हो जाता है हमारे लिए कि दूसरे चरण में, क्योंकि पहले चरण में बम्पर वोटिंग हुई है, तो दूसरे चरण में क्या रहा खास। पहले चरण में बम्पर वोटिंग के बाद कई सवाल उठे, इस बीच में वीवीपैट की कुछ पर्चियां भी बाहर आई, उसकी तस्वीरें सामने आई, उसमें जांच पड़ताल चल रहा है। सबसे खास क्या रहा कि एनडीए ने अपने तमाम बड़े चेहरों को चुनाव प्रचार में इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आज खुद चिराग पासवान से लेकर नीतीश कुमार, तमाम बड़े नेता चुनाव प्रचार में जुटे रहे। इससे फर्क ये पड़ा। ठीक है अमृत, आप जो भी बता रहे हैं, आप भी यही कह रहे हैं कि बड़े चेहरे सब मैदान में उतरे थे। स्टार प्रचारक सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को लाया गया था एक विजन दिखाने के लिए कि कैसा डबल इंजन की सरकार बाकी प्रदेशों में चलती है। और यही वजह है कि खूब भीड़ भी दिखाई दी रैलियों में। आपने भी कवर किया, मैंने भी कवर किया। आप हमारे साथ बने रहिएगा, आप सभी सहयोगी, आपके पास हम वापस लौटेंगे। लेकिन आज स्मृति ईरानी भी पहुंची थी बिहार, और बिहार जब वो पहुंची तो बहुत अलग अंदाज में लोगों के बीच पहुंची और बहुत पसंद की जाती हैं, क्योंकि तुलसी के तौर पर उनकी बड़ी मान्यता है। उनसे मैंने बात की, उन्होंने चुनावों को लेकर, नीतीश को लेकर बहुत सारे सवालों का जवाब दिया है। सुनवा रही हूं आपको। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहती हूँ, जिस तरह का वोटर टर्नआउट रहा है, क्या इशारा है ये आप लोगों के लिए?
मैं आभार वंदन करती हूँ चुनाव आयोग का, जो इतना कटाक्ष सहने के बाद भी तटस्थ रहे और चुनाव आयोग और लोकतंत्र के प्रति बिहार की जनता की जो आस्था है वो प्रतिबिंबित हुई है इस चुनाव में। पहले चरण के जो मतदान है उनके आंकड़ों में, तो अभिनंदन ना सिर्फ चुनाव आयोग का बल्कि साथ ही बिहार की जनता का भी कि बड़ी परिपक्वता के साथ उन्होंने विपक्ष के कटाक्ष का, विपक्ष की अपमानजनक जिन्होंने परिस्थिति बनाई थी चुनाव आयोग के लिए, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। महिला वोटर्स खूब निकली हैं और ये कहा जा रहा है, जो विपक्ष है वो कह रहा है कि जो 10,000 की किश्त एकदम चुनाव से पहले आई है, ये एक इंजेक्शन का काम किया है निकालने का या झुकाव बना दिया है। इस पर आप क्या कहें? मेरा ये मानना है कि 11 लाख समूह सिर्फ चुनाव से पहले नहीं बने। 1,30,00,000 बहनों का समूह के माध्यम से अपना आजीविका, अपना जीवन जीना, ये चुनाव से पहले नहीं बना। विपक्ष आज जागा है इस हकीकत के प्रति, तो इसमें कहीं ना कहीं कोताही विपक्ष ने बरती है। लेकिन महिला आर्थिक रूप से स्वावलंबी बने, उस विषय पर विपक्ष का क्या दृष्टिकोण है, ये इस बात से साबित होता है कि जब 10,000 रुपये का सीड मनी दिया गया, खैरात नहीं थी, दान नहीं था, जो अपमानजनक शब्द विपक्ष के नेता इस्तेमाल करते हैं समूह की बहनों के प्रति, वो सारी बातें एक तरफ छोड़कर विपक्ष का क्या रुख है, ये इस बात से साबित होता है कि उन्होंने बहनों को सीड मनी ना मिले, बिहार की महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी ना हों, तो विपक्ष ने उनके खिलाफ जाकर चुनाव आयोग में पत्र लिखा और यही विपक्ष का घिनौना सच दर्शाता है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सागर अब जुड़े हुए हैं। सागर, आपसे पहले बात करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ज़रा ये बताइए कि अब जब चुनाव प्रचार खत्म हो गया है, एक बहुत कॉन्फिडेंट, जिससे भी आप बात करें, कॉन्फिडेंट वर्ड्स आ रहे हैं तमाम जो एनडीए के चेहरे, आपने भी बहुत लोगों से बात की, सबकी तरफ से जो बातें कही जा रही है उसमें बहुत कॉन्फिडेंस, जीत का कॉन्फिडेंस दिख रहा है। क्या महागठबंधन के किसी नेता से बात करके ऐसा कॉन्फिडेंस आपको देखा? क्या आपका एनालिसिस है? देखिए बिल्कुल सलोनी, अगर हम बात करें तो जिस तरह से हमने देखा हर एक नेताओं की बड़े बड़े दावे और वादे हैं, लेकिन अब जनाधार अब तय करेगा कि आखिर उनके लिए कौन सा नेता दमदार रहा पूरे इस चुनावी देखिए प्रचार के दौरान, इस कैंपेनिंग के दौरान। देखिए उत्तर पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं से कवरेज करके दिखाने वाला रिपब्लिक भारत देश का पहला चैनल है। इस समय दक्षिण बिहार में हम खड़े हैं, औरंगाबाद जिले में 6 विधानसभा सीटें, यहाँ पर 6 सीटों पर सन 2020 में अगर देखा जाए तो करिश्मा किया था महागठबंधन ने, लेकिन इस बार समीकरण थोड़े बदल गए हैं, माहौल थोड़ा बदल गया, हवा की फिजा बदल गई है और रुख इस बार थोड़ा सा एनडीए के पाले में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने, सीएम योगी आदित्यनाथ ने, तमाम दिग्गज नेताओं ने आकर ताकत झोंकी है एनडीए के कार्यकर्ताओं में। देखिए सागर, जो बात आप भी कह रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर जाकर ये समझ में आया है कि जनता क्या करेगी, इसको लेकर देखिए सारी पार्टीज तो कॉन्फिडेंट है, लेकिन जनता ही अल्टीमेटली जनादेश देती है, जनमत देती है, किस तरफ होता है झुकाव, इसके लिए भी रिपब्लिक भारत की टीम मौजूद रहने वाली है। आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियां साझा करने के लिए। इस बीच यूपी का मॉडल बहुत फेमस हो रहा है बिहार में, क्योंकि देखिए योगी भी पहुंचे थे, केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंचे। योगी को लेकर किस तरह का क्रेज रहा है वो आगे हम आपको बुलेटिन में दिखाने वाले हैं प्रहार में, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने कुछ बड़ी बातें कही चुनावों को लेकर, तेजस्वी को लेकर, कैसे उन्होंने निशाना साधा, कैसे जीत का उन्होंने एक तरह से कॉन्फिडेंस दिखाया, आपको सुनवा रहे हैं। श्री तेजस्वी यादव जी जितने भी वादे किए वो फर्जी हैं। पहला वादा अगर मैं एक ही सिंपल दे दूं आपको, उन्होंने कहा कि बिहार के हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे। बिहार में जो जातिगत सर्वे श्री नीतीश कुमार जी की सरकार ने कराया था उसमें 2,96,00,000 परिवार निकले। अगर 2,96,00,000 परिवार को वह सरकारी नौकरी देंगे तो यहाँ मैंने 4th क्लास का जो कर्मी होता है उसकी सैलरी भी 50,000 कुछ प्लस में है। तो 2-3 करोड़ लोगों को नौकरी अगर देना है तो 3-5-15 लाख करोड़ रुपए चाहिए। और बिहार सरकार का बजट जो इस वर्ष का पेश हुआ है वो 3,17,000 करोड़ का है। उसी से बिहार इतना जो एक नया रूप और स्वरूप और विकास का एक नया मतलब यहाँ देखने को मिल रहा है नयापन, वो उस 3,17,000 करोड़ के बजट से है। आप पहले 2,96,00,000 लोगों को नौकरी देने की जो बात वो कर रहे हैं, उसके लिए ये वेतन देने का पैसा कहाँ से लाएंगे?